नमस्कार साथियों, महाबोधि टाइम्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा से अपना जो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बनाने के लिए वो अभी दावा ठोकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या दिक्कत हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को मजबूर हो गए, जबकि लगातार बिहार में विकास कार्य बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहे थे। 4 लाख नौकरियां देने का काम किया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में। पिछले 1.5-2 सालों में नौकरियां हो गई, शिक्षकों की भर्ती है, आपको नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, रिकॉर्ड समय में नौकरियां दी गई, 4 लाख नौकरियां लगभग दे दी गई। ऐतिहासिक जातिगत जनगणना करवाने का काम किया गया, आरक्षण की सीमा को 75% तक बढ़ाने का काम किया गया। इतने क्रांतिकारी काम किए गए कि माननीय नीतीश कुमार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया था और आगे भी रहता। लेकिन उनके इस कृत्य से जो उनका ये इतना बड़ा जो ऐतिहासिक उन्होंने काम किए पिछले 1.5-2 साल में, वो सब मटिया मेट हो गया। पहले नीतीश कुमार जी कहते थे कि मैं भाजपा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और ये भाजपा वाले भी कहते थे। अमित शाह जी चुनावी दौरे में मंच से कह चुके हैं कि नीतीश कुमार और ललन बाबू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में तो ये चलता रहता है, राजनीति दोगलई का खेल है। तो आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही होगी? वो तो समाज के लिए भला काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे। ये तो निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना जैसे ऐतिहासिक निर्णय नहीं ले पाते। ये भी सच था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार जी जो है वो आरक्षण की सीमा को 75% नहीं बढ़ा पाते। इसका मतलब सीधा साधा है कि आरक्षण की जो सीमा बढ़ी है और जो भी पिछले 1.5 साल में जो क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, जातिगत जनगणना जो हुई है, उसका सीधा साधा श्रेय जो है राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। क्योंकि अगर वो सामाजिक न्याय को इसी तरीके से मजबूत करना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते। क्यों? आखिर क्या मजबूरी रही है भाई? ऑलरेडी जनता दल यूनाइटेड के 6-7 विधायकों को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही साल अपने पार्टी में मिला लिया था, खरीद लिया था। उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। पिछली बार जब चुनाव हुए लोकसभा के, विधानसभा के, तो चिराग पासवान के द्वारा हर एक सीटों पे, जदयू की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने ये खड़ा किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। तो नीतीश कुमार को तो लगातार भाजपा कमजोर कर रही है। अब नीतीश कुमार जी मिट्टी में मिलने से पहले भाजपा में चले गए, तो अब तो उनको और मिट्टी में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल से उनको खतरा नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल तो नीतीश अपना बहुमत होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दिए हुए था और वो जो भी चाहते थे उनके फैसलों में अपना सहमति करते हुए बहुत ही विकास कार्य सुचारू ढंग से चल रहे थे। टोला मित्र हो गया, आपको आंगनवाड़ी सेविका हो गया, आपको जितने भी जो भी हैं कर्मचारी, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया गया। जो पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं, ये लोग जो हैं क्या बोलते हैं, मुखिया, जो प्रतिनिधि है, मुखिया हैं वो हैं, और वार्ड पार्षद, इनकी भी सैलरी बढ़ाई गई। लगातार अच्छे निर्णय ले रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई। और इसकी शुरुआत देखिए, दोनों को डर है। आखिर क्या कारण रहा? दोनों को डर है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी और मोदी की पार्टी, दोनों डरे हुए हैं कि बिहार में कैसे उनकी हार सुनिश्चित हो रही थी। दोनों, नीतीश कुमार जी को तो डर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर था। नीतीश कुमार जी को डर सिर्फ ये था कि उनके जो लोग हैं वो बहुत सारे उनकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनको लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ेंगे तो उनकी भी सीटें वो चली जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को डर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन किया तो उनको इनपुट था कि बिहार में इसका कोई बहुत बड़ा उनको फल मिलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी को इधर से लोग गुमराह कर रहे थे। संजय झा का नाम आ रहा है, और है कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि वो लोग कह रहे थे नीतीश कुमार जी को कि आपकी जातिगत जनगणना और जो नौकरियां दे रहे हैं उनके वजह से आपको बिहार में ये वोट नहीं मिलने वाला है।
तो ये सब मुख्य रूप से समझिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो है ना वो बिल्कुल डाउन पे जाने वाला था, 4-5 सीटों पे सिमटने वाली थी बिहार में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मिलनी मजबूरी थी। लेकिन नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी भाई? हम व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि भविष्य में मेरे पास अभी अगर मान ली कुछ होता तो मैं नीतीश कुमार जी का मूर्ति बनवाने का काम करता, मंदिर बनवाने का काम करता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय अपने कार्यकाल में लिए। 75% रिजर्वेशन करवाया, जातिगत जनगणना करवाया। लेकिन ये तो नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के कलंक के तौर पे आ गए। उन्होंने अपनी ये बता दी कि सत्ता के लिए, मतलब सत्ता उनकी इधर भी रहती, लेकिन सोचने वाली बात है कि लोग अपनी शख्सियत को खुद ही कमजोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जैसे लोग। और इससे देखिए 22 जनवरी के बाद तुरंत मोदी जी जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे वो खुद भी जरा सा भी नहीं अमल करते। कर्पूरी ठाकुर फटे हुए कुर्ते पहनते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिन भर में 2 बार कपड़े बदलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। कैलाशपति मिश्र का भी नरेंद्र मोदी ने अपने लेटर में जिक्र किया, जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया उन्होंने तो जिक्र किया। जबकि कैलाशपति मिश्र ने और उनके जो गुट थे उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को मां बहन की गालियां देने का काम किया था उस समय, जब आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया थी पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए। तो यही गुट जो है जनसंघ का गुट ने बोला कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। इस तरीके से बेइज्जत किया गया उनको, विधानसभा के परिसर के अंदर में गालियां दी गई। यह भी बोला गया कि कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस्तूरा, इस तरीके की बात बोली गई। तो जिन लोगों ने उनकी तमाम नीतियों का विरोध किया, मुसलमानों के पक्षधर थे, उन लोगों को ये भारत रत्न दे करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये मतलब कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा, उनकी सादगी से इन लोगों का कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। इनके पास वैसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है जिनको ये अपने ये जबरदस्ती क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं हमने तो इनको सम्मान दिया आपने। इसका मैं स्वागत करता हूं कि आपने सम्मान दिया, लेकिन आप सिर्फ प्रतीकात्मक करते हैं। बाकी आपके सारे जो कार्य होते हैं वो घोर उनके विचारधारा के विरोध में होते हैं। आप उनको भारत रत्न तो दे देते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से पहले कैलाशपति मिश्र को 2016 में डाक टिकट जारी कर देते हैं। अगर आपकी इतनी अच्छी मंशा थी तो 2016 में ही आप दे देते। और कर्पूरी ठाकुर के बेटे को सबसे पहले मंत्री किसने बनाया था? लालू यादव जी ने बनाया था। तो कर्पूरी ठाकुर ऐसे व्यक्ति थे कि उनके घर भी, जब वो मुख्यमंत्री दो बार मुख्यमंत्री रहे वो, तो उनके पास जब चौधरी चरण सिंह जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, तो कहते हैं कर्पूरी जी आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब तक सबसे पहले गरीबों का घर पूरे बिहार में नहीं बन जाएगा तब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। फिर उनको 50,000 रुपये चंदा करके घर बनाने के लिए भी लोग दे देते हैं, लेकिन उन 50,000 रुपये से कर्पूरी ठाकुर जी जो है विद्यालय बनाने का काम कर देते हैं। वो एक बार पार्टी में जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ फटा हुआ कुर्ता पहन के चले जाते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी उस पार्टी में होते हैं। तो चंद्रशेखर जी जो है उनके कुर्ते को देख करके और कुर्ता अपना छान करके चंदा कर लेते हैं। तो चंदे से बोलते हैं कि इससे कुर्ता सिवा लीजिएगा आप। तो उस चंदे से, पैसे से भी कर्पूरी ठाकुर जी जो है मुख्यमंत्री कोष में उस पैसे को डलवा देते हैं। ये उनका सिर्फ ये नहीं था, दिखावा नहीं था, उनका बड़प्पन भी था। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें, राजनीति अपनी अपनी जगह पे है। उसमें जो समंती मानसिकता के या फिर जो भी यादव समाज के भी जो नेता थे वो उनके खिलाफ रहते थे कर्पूरी ठाकुर के। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के यादव समाज के नेताओं ने गालियां नहीं दी, वो तो राजनीतिक लड़ाई अलग थी। उन्होंने तो यह भी बोला था, जो ओबीसी को आरक्षण दिया वीपी सिंह ने, तो कर्पूरी ठाकुर ने बोल दिया था कि अब राजे महाराजाओं का राज देश में आ रहा है। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी उस समय चलती थी। लेकिन हमारी राजनीतिक विरासत अलग है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक विरासत के लोग हैं। बिहार वासी जो हैं, बिहार में पूरे देश में जिस समय सामंतियों का दौर चलता था उस समय कर्पूरी ठाकुर यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, भले ही उनकी सरकार गिर गई थी। जो संघ के जो बड़े जो नेता थे उस समय भी उनकी नफरत, दिल्ली के जो एलिट वर्ग थे
उनकी भी नफरत जग जाहिर है। उस समय उन्होंने एक नारा छेड़ा था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी, अब भैंस चरावे राम नरेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इन लोगों का तो नीतीश कुमार जी, इनके साथ जाकर के इन्होंने अपने जितना भी आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया था माननीय नीतीश कुमार जी, आपने उसको खत्म कर दिया और आप खुद भी खत्म हो जाएंगे एक एज ए पार्टी। अगर आप इधर रहते तो आप पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए और भी भला करते, और 2024 में मनुवादियों और जो ये संविधान विरोधी जो ताकतें हैं उनको आप रोकने में कामयाब रहते। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने ईगो पे लेते होंगे, या आप पता नहीं किन कारणों से आपने ये फैसला लिया। तो आपको तो जो इतिहास और भविष्य बताएगा कि नीतीश कुमार जी का किरदार, कार्यकाल लंबा नहीं होना चाहिए, किरदार लंबा होना चाहिए, किरदार बड़ा होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, आपका कार्यकाल भले ही लंबा हो, भले ही आप 9 बार 10 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी के शासन काल में लालू यादव जी के साथ जो आपने गठबंधन किया 2 साल, वो बहुत ही ऐतिहासिक साबित हुआ। तो उसका सारा क्रेडिट जो है अब राष्ट्रीय जनता दल को ही जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आप न तो जातिगत जनगणना करवा पाते, न तो आप 75% आरक्षण दे पाते। इसलिए आपके बारे में बहुत पहले भी, आपको आज भी सम्मान कर रहा हूं मैं भी व्यक्तिगत तौर पर, बिहार भी आपका भारी रहेगा। लेकिन आपको जो पहले भी बोला गया था शहाबुद्दीन साहब के द्वारा कि आप बिना रीढ़ के हड्डी के नेता हैं, और इस तरीके की जो बातें बोली गई थी वो सच था, और आपने सिद्ध कर दिया कि आप पलटू चाचा हैं, पलटी मार हैं। और ठीक है, अच्छी बात है कि आपके बिना बिहार में राजनीति नहीं चल सकती है, लेकिन जो आप समाज के लिए कर रहे थे अब वो सब कुछ खत्म हो गया, और इसके साथ ही आप भी खत्म हो गए। धन्यवाद।